हेलो, I'm डॉक्टर भावना कटारिया। आज फिर से हम चैप्टर डेजोल्यूशन ले रहे हैं। डेजोल्यूशन के आज जो टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगी वो है कि यहाँ पे कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। दैट मीन्स डेजोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाती है तो कौन से अकाउंट्स बना देते हैं हम, और साथ में उसकी एंट्रीज, दैट मीन्स डेजोल्यूशन ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं, तो उसमें सिर्फ आज मैं इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक कवर करूंगी और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी उठाएंगे। That means for closing the assets, and then second one is the closing of the liabilities। तो उससे क्या एंट्रीज होती हैं, उससे उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कौन कौन से फॉलो करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर मैं आज डिस्कस करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। चलिए पहला टॉपिक ले रहे हैं कि अकाउंट्स कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो सबसे पहला क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन में। बट अगर आपने गलती से भी पेपर के अंदर रिवैल्यूएशन का रियलाइजेशन किया या रियलाइजेशन का रिवैल्यूएशन किया तो आपकी सारी एंट्रीज गलत हो जाएंगी। सो बी वेरी पर्टिकुलर। तो अब समझते हैं कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। रिवैल्यूएशन कब बनता है, दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसका पर्पस क्या है, ताकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज कर रहे हैं डिसॉल्व करने के टाइम पे और उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर पाएँ, उनका जो भी वैल्यू है वो सारा उसके अंदर जाता है। और साथ में ये डिटर्मिन करता है कि गेन या लॉस जो होगा रियलाइजेशन ऑफ असेट्स या सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, वो हम इस अकाउंट के अंदर शो करते हैं। और इसके ऊपर कौन सा रूल चलता है, दैट इज द नॉमिनल रूल। आपको याद होगा 11th के अंदर करा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ जी रियलाइजेशन अकाउंट पे कौन सा रूल चलता है तो आप बताएंगे कि दैट इज द नॉमिनल रूल। चलिए अब ये तो एक तो ये अकाउंट बनता है, दैट इज द मेन अकाउंट। तो इसी के नंबर होते हैं, ज़्यादातर ये आता है पेपर के अंदर। तो धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर भी मैं धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो एंट्रीज है वो बात करूंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी मैं, उसमें पूरे रियलाइजेशन अकाउंट का एक लेजर फॉर्मेट उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको यहाँ जर्नल एंट्रीज आती हैं तो दैट मीन्स आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसलिए जर्नल एंट्रीज बनाना जरूर सीखिए इसके अंदर। और ज़्यादातर पेपर के अंदर जर्नल एंट्रीज आ रही हैं। चलिए सेकेंड अकाउंट जो बनता है दैट इज द लोन बाय द पार्टनर अकाउंट। दैट मीन ये आपको कौन सी साइड में नजर आएगा, दैट इज द लाइबिलिटी साइड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। देन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, दैट मीन्स ये आपको कहाँ नजर आने वाला है, दैट इज लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर ऑन द असेट साइड। तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है, मतलब जो पार्टनर से रिलेटेड लोन है उनको सेपरेट अकाउंट के अंदर डाला गया है। और फिर उसके बाद बारी आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। और साथ में यहाँ पे एंड में क्या बनता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये बैलेंस शीट की तरह टैली करेगा, इसके बाद कोई कैरेट डाउन नहीं होगा इस बैंक और कैश के अंदर। तो ये आपके 5 अकाउंट हैं जो बनाए जाते हैं, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ये रियलाइजेशन, दूसरा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा ये आता है बैंक एंड कैश अकाउंट। ये जो लोन वाले हैं ये कई बार पूछे जाते हैं, नहीं जाते हैं, बट फिर भी हमें इसको करना है कवर, राइट। तो चलिए एक एक करके अब इसकी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले आपके सामने आती है कि आपने सारी जितनी भी असेट्स हैं उसमें से कुछ असेट्स को छोड़ना है, बाकी सबको क्लोज कर देना है इन द रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है सारी। अभी हम बैलेंस शीट की सिर्फ असेट साइड के साथ डील करेंगे, लायबिलिटीज को नेक्स्ट कॉलम के अंदर डील करेंगे। अभी सिर्फ आपने असेट के बारे में सोचना है कि वहाँ पे कौन कौन सी असेट्स होती हैं, उनको कैसे डील करेंगे। तो देखिए इसमें सारी असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल को यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो एज इट इज़ इसको सेम वे से ही आप इसको डील करेंगे जैसे एक नॉर्मल असेट होती है, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारी असेट्स हैं। बट आपने किसको छोड़ देना है, एक्सेप्ट क्या करना है, फिक्टिशियस सेट नहीं लेना, कैश इन हैंड नहीं लेना, बैंक बैलेंस नहीं लेना, करंट अकाउंट के अगर डेबिट बैलेंस है क्योंकि वो तो सेट साइड में पड़े होंगे तो वो आपको नजर आएंगे, या कैपिटल अकाउंट है क्योंकि इनके अकाउंट बनते हैं सेपरेट अकाउंट के साथ हम डील करते हैं, तो ये नहीं बनाने। देन पार्टनर्स डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर, या लोन है कोई उससे लोन टू द पार्टनर है, तो दैट मीन ये वाली चीज़ें आपने छोड़ देनी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन सी एसेट को हमने छोड़ना है, दैट इज फिक्टिशियस सेट, ये नहीं लेनी, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, करंट अकाउंट, कैपिटल एंड देन लोन टू द पार्टनर। बाकी जितनी सारी एसेट आपको नजर आती हैं वो सबको ट्रांसफर मारो, दैट मीन्स एक एंट्री बनेगी उसके लिए, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू वेरियस एसेट। अब ये सेट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सारी सेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और जब हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो डेबिट का क्या बनाते हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए ये वेरियस एसेट्स को जितनी भी थी वो क्रेडिट हो गई। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोटिस करने हैं। ये देखिए
ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखने हैं आपने, तभी आपको ये चैप्टर बड़ी इजीली समझ आएगा अगर आपने ये सारी प्रोविज़न अपने दिमाग में रख ली। तो दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, जैसे सबसे पहले है प्रोविजन और रिजर्व अगेंस्ट कोई असेट पड़ा हुआ है, तो उन दोनों को ही आपने ट्रांसफ़र करना है कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जैसे अब आपके सामने एग्जांपल है, एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है 60,000 का। तो आपकी जब इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र होगी किसी भी एसेट की, ट्रांसफ़र एंट्री डालते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर एसेट होती है। तो पर्टिकुलर एसेट यहाँ पे कौन सी है, इन्वेस्टमेंट। ये देखिए नीचे आपकी एंट्री बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 1 लाख। और उसके बाद जो रिजर्व का पैसा है दैट इज 60,000, ये आपको लाइबिलिटी साइड में अपेयर नजर आएगा। तो बिकॉज ये एसेट के साथ डीलिंग हो रही है, एसेट का ही एसेट के साथ ही हम डील करते हैं, तो दैट मीन्स उससे रिलेटेड है, आप ये कह सकते हैं। तो इसीलिए 60,000 को भी हम यहीं पे एंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब आप पूछोगे मैम ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट क्यों किया, बिकॉज ये आपको लाइबिलिटी साइड में नजर आएगा और इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। फिर इसकी जब ट्रांसफर करोगे तो आप इसको क्या बनाओगे, डेबिट। तो दैट इज वाई हमारी एंट्री कंप्लीट होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ना इसी के साथ एक और है यहाँ पे डेटर्स करके। डेटर के अंदर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपने उसको कंफ्यूजन में नहीं लेकर आना। जैसे डेटर पड़ा है इन द बैलेंस शीट ऑन द सेट साइड दैट इज 50,000 और प्रोविजन है साथ में, कई बार तो ये 5,000 लेस करके दी जाती है, कई बार ये लाइबिलिटी साइड भी अपेयर हो जाती है। तो डेटर का लिंक प्रोविजन के साथ जरूर होता है, तो आपने इन दोनों को अलग अलग ट्रांसफर करना है। इसका नेट इफेक्ट कभी नहीं लेना, प्लीज कंसिडर इट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसका नेट इफेक्ट लेकर एंट्री डालते हैं और फिर आपके क्वेश्चन आपके आंसर में से नंबर कट जाते हैं, आधा या 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसीलिए आपकी एंट्री क्या बनेगी, डेटर की ट्रांसफर एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू डेटर। और क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को डेबिट किया जाएगा, दैट मीन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। चलिए ये आपका ट्रांसफर हो गया। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फिक्टिशियस सेट छोड़ देनी है, फिर उसका करना क्या है, क्योंकि सारी सेट्स का कुछ ना कुछ करना है, हमने सारी सेट्स को बंद करना है, ठीक है। तो भी फिक्टिशियस सेट दैट मीन्स आपके सामने क्या है, कमडेटेड लॉसेज, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इनको ट्रांसफर नहीं करते हम रियलाइजेशन में। ये अभी तक आपने जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में किया, इसके साथ यहाँ पे भी वही होगा। इनमें ये चीज़ सेम है आपकी, ये आपने इसको पार्टनर्स में ट्रांसफर किया, दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड देन द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी इसको बोलते हैं। और किस रेशियो में ट्रांसफर करना है ये अभी तक आप समझ गए होंगे, दैट इज द ओल्ड रेशियो। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आपके पास नेक्स्ट आती है करंट अकाउंट का, अगर डेबिट बैलेंस क्वेश्चन के अंदर हो। तो करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो आपको पता है अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट तो होगा, तो ये तो क्रेडिट चला गया, बट कहाँ होगा, दैट मीन्स द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई फिक्स फ्लक्चुएटिंग सिस्टम नहीं होता, ये जितने इस तरह के करंट अकाउंट नजर आएंगे वो उनको सबको ट्रांसफर मारो कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये आपके सामने एंट्री क्रिएट हो गई। अब आपको याद होगा हमने एक असेट और छोड़ी थी, दैट इज द लोन टू द पार्टनर, जिसका डेबिट बैलेंस हो। अगर तो कुछ नहीं मेंशन कि लोन टू द पार्टनर का करना क्या है, फिर तो हम उससे डायरेक्ट एंट्री डालेंगे, दैट मीन्स पेमेंट ले लेंगे। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू द पार्टनर, ये बाय डिफॉल्ट है। बट अगर वहाँ लिखा गया है इफ मेंशन इन द क्वेश्चन कि इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन में इंडिकेशन है वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू द पार्टनर। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ये सारा असेट वाला जितने भी मैंने आपको अभी समझाया है, ये दिस इज द मैक्सिमम वन, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। ये आपका असेट की ट्रांसफर की एंट्रीज हमने डाल ली। तो चलिए अब चलते हैं लायबिलिटी साइड में। अब आपकी लायबिलिटी साइड में अगर आप देख रहे हैं, क्लोज करना है आपने, किस किस को क्लोज करना है आपने, लायबिलिटीज टू द आउटसाइडर, वो आपने जरूर क्लोज करनी है, बट छोड़ना किसको है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपने अकमलेटेड प्रॉफिट्स को नहीं ट्रांसफर करना, जैसे आपने सेट साइड में अकमलेटेड लॉसेस को छोड़ दिया था, यहाँ पे भी अकमलेटेड प्रॉफिट्स को छोड़ना है। करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है वो नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो नहीं करने, पार्टनर्स का लोन अकाउंट है वो नहीं करना। मतलब ये सारा सेट्स से ही रिलेट हो रहा है कि किस किस अकाउंट को छोड़ें।
तो बाकी सबको आप ट्रांसफर मारेंगे। तो दैट मीन ये देखिए इंडिविजुअल आपके सामने एंट्री बन रही है। क्रेडिटर डेबिट हो गया, बिल्स पेबल डेबिट हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बेटा ये एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये फंड के चक्कर में बच्चे इसको डिवाइड कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, बट आपने नहीं करना है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का हक होता है, एम्प्लॉयज़ मीन्स आउटसाइड पार्टी मानी जाती है, तो इसीलिए इसको भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि बाद में इसकी पेमेंट भी जाएगी आगे जाके। और उसके बाद लोन ऑफ द पार्टनर स्पाउस, पार्टनर स्पाउस का मतलब है उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, तो उसका अगर लोन है वो भी एक आउटसाइड लायबिलिटी की तरह डील करेंगे हम, तो उसको भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र जरूर करना है। तो ये आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं जो जाने वाली हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में चली गई। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट वी हैव टू कंसीडर। अब वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये आपको जरूर नोटिस करना है और ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जैसे आपके लॉसेस डिवाइड हो गए थे ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, वैसे ही आपके ये प्रॉफिट्स रिजर्व्स डिवाइड हो जाएंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। ये सारा पुराना ट्रीटमेंट है जो 4 चैप्टर से पिछले आप यही सेम करके आ रहे हो। और करंट अकाउंट वो जो भी है, अगर क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो उसको आपने डेबिट कर देना है, और क्रेडिट किसको करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसी भी तरह का करंट अकाउंट है, चाहे वो सेट है चाहे वो लायबिलिटी है, वो आप मतलब बैलेंस शीट में सिचुएटेड है आपके, तो आपने उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके एंट्री ट्रांसफ़र कर देनी है, चाहे वो डेबिट में है चाहे वो क्रेडिट में है। उसी तरह से पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, बाय डिफ़ॉल्ट हम एंट्री बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू द कैश इफ़ बाय डिफ़ॉल्ट, बट इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी सिर्फ इस वीडियो में मैंने सिंपल जो क्लोजिंग करवाई है आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, उससे रिलेटेड एंट्रीज हम कर रहे हैं। चलिए इसके साथ अब क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और साथ में इसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज चल रही है। जर्नल एंट्रीज चल कैसे रही हैं वो देखना है आपने। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अगर मैं सिर्फ असेट साइड को डील कर रही हूँ, अभी आपने बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि इसकी ओपनिंग एंट्री इसकी लेजर अकाउंट बनता है, तो लेजर में ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की तरह काम आएगा, तो इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो किसको ट्रांसफ़र करना है, ये आपकी फिक्स डिपॉजिट चल रही है, ये देखिए ये जा रही है आपकी रियलाइजेशन की एंट्री बन रही है। सारी सेट्स को हमें पर्टिकुलर सेट को जो ट्रांसफ़र होने वाली होती है उनको क्या देना है, क्रेडिट। स्टॉक भी चला गया ये देखो, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट चली गई, देन उसके बाद सिर्फ डेटर को लेके जाएंगे, देन उसके बाद प्रोविजन आपकी नेक्स्ट एंट्री के अंदर आएगा। दैट मीन्स जब हम सारी लाइबिलिटीज़ के साथ डील करेंगे तब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अदर फिक्स सेट ये भी चला गया, बट हमने यहाँ पे अभी किसको नहीं लिया, ना तो इसको लिया है और ना ही इसको लिया, क्योंकि ये सेट्स छोड़नी होती हैं। बाकी सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपका पहली एंट्री कंप्लीट होगी, रियलाइजेशन टू ऑल असेट्स, और आपका एंट्री बन गई है और टोटल आपका ये आ गया। ये पहली एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लायबिलिटी साइड को हम पकड़ेंगे, तो ये आपके सामने है। ये देखिए सबसे पहले क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर की अमाउंट कितनी, 1 लाख। ये देखिए पहला डेबिट हो गया, देन बिल्स पेबल भी चला गया। उसके बाद प्रोविज़न को भी हम ट्रांसफ़र ले लेते हैं, ये आपकी चली गई। देन उसके बाद आपके सामने आता है, हमने 3 चीज़ों को अभी ट्रांसफ़र किया। अभी हम कर रहे हैं आपके प्रोविडेंट फंड है, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी होती है, ये देखिए ये भी चला गया। मिसेस का लोन है, स्पाउस का लोन भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये देखिए उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उसको भी हमने ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर या किसी सेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है, उन दोनों को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ये हमारी प्रोविजन है। अब इन सब का टोटल करके ये एंट्री एक कंप्लीट हो गई है, 4,47,000 इसका टोटल आ गया। अच्छा अब हमने किस किस को छोड़ा, ये देखिए बॉबी का लोन अकाउंट छोड़ दिया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को छोड़ दिया। अब इनका सेपरेट ट्रीटमेंट करेंगे। आपकी 2 एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट होने जा रही हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। नाउ उसके बाद जो पार्टनर्स ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। मैंने इसको छोड़ा था तो इसके लिए 3rd एंट्री बना दी है मैंने, सनीज कैपिटल अकाउंट डेप्टेड, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेप्टेड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो सनी का लोन था, ये देखो ये इसको भी हमने छोड़ा था, तो ये आपकी एंट्री बन गई इससे 4th। दैट मीन्स कैश अकाउंट डेप्टेड टू सनीज लोन अकाउंट, दैट इज 15,000 क्यों पैसा आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये केस अप्लाई होता है। और उसके बाद ये जो बॉबी का लोन था उसके साथ ये एंट्री होगी 5वीं, दैट इज बॉबीज लोन अकाउंट डेप्टेड टू
कैश। इसके बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा, उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तो वो एक लास्ट स्टेप है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। मैंने सिर्फ अभी आपके लिए जर्नल एंट्री सिंपल वाली वो इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करी हैं। पूरा वैसे अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जैसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था वैसे ही बनेगा। उसका प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमने किस किस असेट्स की, अभी यहाँ पे अगर देखेंगे जर्नल एंट्रीज में कौन कौन सी असेट्स का अफेक्ट नहीं पड़ा है। तो बैंक नहीं रिकॉर्ड हुआ और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो कैपिटल अकाउंट है वो नहीं रिकॉर्ड हुए क्योंकि इनके लेजर बनते हैं यहाँ पे। और ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की तरह हम वहाँ पे काम आएंगे। बाकी सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे एंट्री जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेशल ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो एग्जिस्टेड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट जाता है, इसके लिए बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपको सबको पता होगा क्योंकि चैप्टर 4 से ही वो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टार्ट होती है या एडमिशन रिटायरमेंट, ये सब में काम आती है ये। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हम कंपनसेट करने के लिए वर्कर्स को एक फंड मेंटेन कर रहे हैं। बट यहाँ पे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट जाता है। ये देखिए लाइबिलिटी पे इसमें केसेस हैं। लाइबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब है ही नहीं है, कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं हुई, सिर्फ बैलेंस शीट में आपको ये दे दिया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसका सेम ट्रीटमेंट जाएगा जो पिछले 4 लेसन के अंदर आपने क्या किया। आप क्या करते थे पीछे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेप्टी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में डिवाइड करते थे? दैट इज अ ओल्ड रेशो। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट के अंदर हम जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, अब आपका नेक्स्ट आता है लायबिलिटी ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? लेस है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि लायबिलिटी ज़्यादा आ गई है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि रिजर्व हमारे पास मेंटेन कितना है? 1 लाख। क्लेम ऑफ द वर्कर कितना आ गया? 80,000। और पार्टनर की रेशो वहाँ पे सपोज 2 पार्टनर दे रखे हैं, 1:1 का रेशो है। तो हम इसकी एंट्री क्या डालेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो 1 लाख के साथ डेबिट तो होना ही होना है। बट यहाँ पे ये जो क्लेम का पैसा है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वहीं से ही हमें आगे पेमेंट देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की मेंटेनेंस ही इसी पर्पज़ के लिए यहाँ पे होती है कि जितनी भी पेमेंट्स है उसके थ्रू ही निकलनी है, कहीं ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट पार्टनर्स को जब डायरेक्ट पेमेंट जाती है, दैट इज द अदर केस। तो इसीलिए क्लेम ऑफ द वर्कर है तो वो हम इस तरह से ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 80,000। और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग बचता है वो इक्वली पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। वेरी इंपॉर्टेंट केस। ना उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपकी लायबिलिटी जो है वो इक्वल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कितना है? 1 लाख। क्लेम भी कितना आ गया? 1 लाख का। और उसके बाद ए और बी यहाँ पे पार्टनर्स बताए गए हैं 1:1 के रेशो में। तो क्लेम का सारा पैसा 1 लाख हम रिजर्व में से निकालेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और बाद में यहाँ पे एंट्री भी डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दैट इज 1 लाख। चलिए अब नेक्स्ट केस लेने जा रही हूँ। ये देखिए लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन जो क्या है, ज़्यादा आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको समझिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। और अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है? दैट इज लेस है। रिजर्व का पैसा ये आपके सामने 1 लाख दिखाया गया है, क्लेम 1,20,000 का आ गया, तो देना तो पड़ेगा भाई, जैसे मर्जी निकाले। ये 1,20,000 रिकवर करना है तो फिर पैसा कहाँ से देंगे? क्योंकि एक ही अकाउंट है जहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो, दैट इज रियलाइजेशन। तो देखिए आपकी ये फंड में से सबसे पहले तो सारा पैसा निकाल लो, सारा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्लेम का नहीं, मतलब जितना पैसा था वो सब निकाल लिया। अब बाकी का जो पेमेंट है वो जब पेमेंट करना है तो कितने के साथ करनी है? दैट इज 1,20,000। जस्ट कीप इन माइंड, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस एंट्री में। और अगर आपको जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर के अंदर आती हैं तो कहीं आप मार नहीं खाएंगे, लेजर तो फिर वैसे ही बन जाता है। तो उससे जर्नल एंट्रीज को समझने की जरूर कोशिश करिए। तो ये आपके सामने कवर हो गया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए ये देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें शिव और मोहन 2 पार्टनर बताए गए हैं, 3:2 का रेशो है। और उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में जो पड़ा है वो कितना है? 75,000। ठीक है, तो दैट मीन्स इतना है, तो दैट मीन्स अब नथिंग इज मेंशन, तो हमें ये पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। तो ये देखिए इसकी जर्नल एंट्री बन रही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शिव एंड मोहन विद 3:2 की रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये इतनी अमाउंट आएगी।
ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरा देखते हैं, अब रिजर्व कितना है 60,000, लाइबिलिटी कितनी आ गई 35,000। तो मेरे पास ये 35,000 को कवर करने के लिए पैसा है फंड में, तो इसलिए सबसे पहले तो उसी को ट्रांसफर करते हैं। तो आपकी एंट्री बन गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 35,000। और अब जितना पैसा बचा है दैट मीन 60,000 में से आप 35,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 25,000। तो ये 25,000 के साथ ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो के साथ ये एंट्री पड़ जाएगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शिव एंड देन मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से एंट्री कंप्लीट होगी। या आप इसको कंबाइन करके भी एंट्री डाल सकते हैं, यानी कि दोनों कंबाइन करके जैसे मैंने आपको पीछे बताई थी वैसे भी डाली जा सकती है। और साथ में इसकी पेमेंट भी निकालनी है। तो पेमेंट कितनी है, देखो रियलाइजेशन में 35,000 का पेमेंट जाना है, तो ये थर्ड एंट्री आपकी इसी के साथ बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये क्लेम जब भी एग्जिस्ट करता है उसकी पेमेंट जरूर निकालनी है आपने ना। उसके बाद आपके सामने थर्ड आता है कि 60,000 आपका क्या है, रिजर्व है, और लाइबिलिटी तो ज़्यादा आ गई, दैट इज 75,000। वही इंपॉर्टेंट वाला केस जो मैंने करवाया था लास्ट वाला, ये वही केस है। तो ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, दैट मीन 60,000, जो 60,000 सारा पैसा हमने निकाल लिया, बट जब पेमेंट करने की बारी आई तो हम कितने की पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज 75,000। वेरी इंपॉर्टेंट केस। चलिए नेक्स्ट पकड़ते हैं। नाउ रिजर्व कितना है 60,000, लाइबिलिटी 60,000, ठीक है, जितना फंड में पैसा था वो सारा निकल जाएगा, सारा ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन में। तो दैट इज एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 60,000, और वहीं से ये पेमेंट भी निकलेगी, दैट मीन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब इस तरह से फंड में कुछ नहीं है, लाइबिलिटी आपकी 15,000 है, फिर क्या हो गया भाई, देना तो है ना पैसा, लाइबिलिटी रोक नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, बिजनेस बंद करना है। तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट ही नज़र आएगा जब भी पेमेंट लेनी है और देनी है। तो इसीलिए लास्ट एंट्री कंप्लीट हो जाती है, दैट इज़ व्हाट, रियलाइजेशन टू बैंक, दैट इज़ 15,000। सो बच्चे, इस वीडियो के अंदर मैंने असेट और लाइबिलिटी की क्लोजिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।